अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता है जब सुबह मोबाइल फ़ोन हाथ में लें, न्यूज़ ऐप खोलें या सोशल मीडिया पर नज़र डालें और सामने ये खबर ना आए कि कहीं एक बीवी ने अपने शौहर का कत्ल कर दिया या एक शौहर ने अपनी बीवी की जान ले ली। कभी लाश किसी जंगल से मिलती है, कभी किसी नीली ड्रम के अंदर, कभी बाथरूम के फर्श के नीचे, कभी घर के बेडरूम में, और कभी कातिल खुद सबसे ज़्यादा आंसू बहाता हुआ नजर आता है। ये सिर्फ कत्ल की खबरें नहीं हैं, ये उस रिश्ते पर सवालिया निशान है जिसे हमेशा जिंदगी का सबसे महफूज, सबसे मजबूत और सबसे पुरएतमाद रिश्ता समझा गया। माँ बाप के बाद, बहन भाइयों के बाद और बहुत से हालात में इन सब से भी बढ़कर अगर कोई इंसान आपका साथी बनता है तो वो आपका जीवन साथी होता है, आपकी बीवी होती है या आपका शौहर होता है। वो शख्स जिसके साथ पूरी जिंदगी गुजारने का वादा किया जाता है, जिसके साथ खुशी और गम बांटने की कस्में खाई जाती हैं, जिसके साथ एक घर, एक खानदान और आने वाली नस्लों का ख्वाब देखा जाता है, हत्ता के जिस्म के वो हिस्से जिसे अब तक बचपन में सिर्फ आपके वालिदैन ने देखा होगा, आप उसे भी एक दूसरे की मोहब्बत में शेयर करते हैं, बल्कि उसे एक दूसरे के लिए फिदा और फना कर देते हैं। लेकिन आज सवाल यह है कि अगर यही रिश्ता डर, बेएतमादी और विश्वासघात की अलामत बनने लगे तो क्या होगा? क्या नौजवान लड़के और लड़की शादी का रिस्क लेंगे? क्या उनमें पाक रिश्ते निभाने की हिम्मत रहेगी? क्या शौहर को बीवी के जिस मोहब्बत व एहतराम और बीवी को शौहर के जिस मोहब्बत व एहतराम की फितरी ज़रूरत होती है वो जायज़ तरीके से पूरी होगी? क्या अगर इसी विश्वासघात का सिलसिला जारी रहा तो ज़िना आम नहीं होगा? आज अगर कोई नौजवान लड़का या लड़की मुसलसल ऐसी खबरें देख रहा हो तो उसके जहन में क्या ख्याल पैदा होगा? क्या वो शादी को एतमाद का रिश्ता समझेगा या एक ऐसा फैसला जिसका अंजाम कभी भी धोखे, साजिश या कत्ल पर हो सकता है? अगर यही सिलसिला जारी रहा तो क्या आने वाली नस्लें शादी को उसी नज़र से देखेंगी जिस नज़र से हमारे बुजुर्ग, हमारे माँ बाप और हमारे दादा दादी, नाना नानी देखते थे? या फिर वो इस रिश्ते से ही खौफ खाने लगेंगे? ये सवाल जज्बाती ज़रूर हैं लेकिन बेबुनियाद नहीं, क्योंकि गुज़श्ता चंद महीनों में एक के बाद एक ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जिन्होंने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। 18 जून सन 2026 महाराष्ट्र के पुणे ज़िला के लोहागढ़ किला का वाक़या, जहां 25 साला रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत ने पूरे मुल्क को खौफजदा कर दिया। पुलिस के मुताबिक केतन अग्रवाल इसी साल नवंबर में सिया गोयल से शादी करने वाले थे। दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी थी, शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन 18 जून को लोहागढ़ किले की सैर के दौरान केतन गहरी खाई में गिर गए और उनकी मौत हो गई। इब्तिदा में यह एक हादसा मालूम हुआ, लेकिन तफ्तीश आगे बढ़ी तो पुलिस ने एक मुख्तलिफ तस्वीर पेश की। पुलिस के मुताबिक डिजिटल शवाहिद, मोबाइल चैट्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से यह पता चला कि सिया गोयल और उनके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के दरमियान पहले से गहरा ताल्लुक था और दोनों ने मिलकर केतन अग्रवाल के कत्ल की साजिश की थी ताकि केतन को बीच से खत्म करके दोनों बाद में एक दूसरे से शादी कर सकें। सोचिए, जिस इंसान के साथ चंद माह बाद नई जिंदगी शुरू होने वाली हो, अगर उसी की जिंदगी खत्म करने की साजिश का इल्जाम उसकी होने वाली बीवी पर आ जाए तो इससे ज्यादा खौफनाक खबर और क्या हो सकती है? लेकिन शायद इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि केतन अग्रवाल का मुकदमा अभी मीडिया की सुर्खियों में था। लोग रोज उसके नए पहलुओं पर बहस कर रहे थे, टीवी स्टूडियोज में तज्जिये हो रहे थे, सोशल मीडिया पर लाखों लोग अपनी राय दे रहे थे कि अचानक लोगों को एक साल पहले पेश आने वाला एक और मुकदमा फिर याद आने लगा। वो था राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का मामला। मई 2025 में इंदौर से ताल्लुक रखने वाले राजा रघुवंशी अपनी नई नवेली दुल्हन सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून के लिए मेघालय गए थे। खूबसूरत पहाड़, बारिशें, नई जिंदगी की शुरुआत, लेकिन चंद ही दिन बाद राजा लापता हो गए और फिर उनकी लाश बरामद हुई। उसके बाद पुलिस ने जो दावे किए उसने पूरे मुल्क को हैरान कर दिया। पुलिस के मुताबिक राजा की बीवी सोनम रघुवंशी और चंद दीगर अफराद पर उनके कत्ल की साजिश का इल्जाम है। तमाम मुल्जिमान गिरफ्तार हुए और मुकदमा अब भी अदालत में ज़ेर समाअत है। आज भी इस केस से मुतल्लिक कभी कोई नई रिपोर्ट सामने आती है, कभी कोई नई बहस शुरू हो जाती है। अब ये जानिए कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का एक साल पहले पेश आने वाला मामला लोगों को एक बार फिर क्यों याद आने लगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस जराये का कहना है कि मुल्जिमा सिया गोयल के मोबाइल फोन की सर्च हिस्ट्री में राजा रघुवंशी केस से मुतल्लिक कई सवालात मिले। पुलिस के मुताबिक उसने अपने मोबाइल में सर्च किया था सोनम रघुवंशी से पुलिस ने क्या सवालात पूछे थे और सोनम रघुवंशी को हाईकोर्ट से जमानत कैसे मिली।
اس طرح کے کئی سوالات. غور کیجیے. یہ واقعہ ہے 3-4 جولائی 2026 کشن گنج بہار کا. رضوان عالم اپنے ہی گھر کے بیڈ روم میں خون میں لت پت مردہ پائے گئے. ان کے سر پر لوہے کی راڈ سے کئی وار کیے گئے تھے. گھر کا سامان بکھرا ہوا تھا. موبائل فون غائب تھے. پہلی نظر میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چوری کرنے آیا ہو اور چور سے ہاتھا پائی ہوئی اور چور نے قتل کیا ہو اور فرار ہو گیا ہو. گھر کے اندر کوہرام مچا ہوا ہے. اسکرین پر دیکھیے, سب سے زیادہ اگر کوئی رو رہا ہے تو وہ رضوان عالم کی قاتل ملزم اہلیہ ڈیزی پروین ہے. وہ ہر آنے والے کے سامنے چھاتی پیٹ پیٹ کر ماتم منانے کی ایسی ایکٹنگ اور ایسا زبردست ڈھونگ کر رہی ہے کہ میرا بس چلے تو میں اس قاتل ڈیزی کے لیے آسکر ایوارڈ کا مطالبہ کروں. پہلے ان کا کہنا تھا کہ نامعلوم لوگ گھر میں داخل ہوئے, موبائل چوری کی, سامان بکھیر دیا اور ان کے شوہر کو قتل کر کے فرار ہو گئے. جو بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا اس کے دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ اس عورت سے زیادہ بے بس شاید کوئی نہیں. لیکن پولیس نے جب تفتیش شروع کی تو کہانی بدلنے لگی. کشن گنج پولیس کے مطابق سب سے پہلے ڈیزی پروین کے بیانات میں تضاد سامنے آیا. ایک ہی سوال کے مختلف جواب دیے جا رہے تھے. اس کے بعد تفتیشکاروں نے موبائل فون کا ڈیٹا, کال ڈیٹیل ریکارڈ, لوکیشن اور دیگر تکنیکی شواہد جمع کیے. رپورٹس کے مطابق پوچھ گچھ کے دوران ڈیزی پروین نے مبینہ طور پر اعتراف کیا کہ شوہر کے طویل عرصے تک بیرون ملک رہنے کے دوران وہ متعدد غیر مردوں کے رابطے میں آئیں. اس نے یہ بھی کہا کہ اسے خود یاد نہیں کہ ان برسوں میں کتنے مردوں سے ان کا تعلق رہا. جب رضوان عالم نے بتایا کہ کویت میں جہاں وہ کام کرتے تھے وہ کمپنی بند ہو گئی ہے, لہٰذا اب وہ مستقل اپنے وطن رہیں گے, تب قاتل ڈیزی کو اندیشہ ہوا کہ اب اس کے متعدد ناجائز تعلقات بے نقاب ہو جائیں گے. جس کے بعد مبینہ طور پر قاتل ڈیزی نے اپنے ایک عاشق انور حسین کے ساتھ مل کر قتل کی سازش کی. رپورٹ کے مطابق 3 جولائی 2026 کی رات ڈیزی نے جان بوجھ کر گھر کا دروازہ کھلا چھوڑا. جب رضوان عالم سو گئے تو انور حسین مبینہ طور پر اندر داخل ہوا اور لوہے کی راڈ سے ان کے سر پر پے در پے وار کیے. زخموں کی وجہ سے رضوان عالم نے موقع پر ہی دم توڑ دیا. اب دونوں ملزمان پولیس کی گرفت میں ہیں اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ملزمہ قاتل کا بیٹا, اس کی ماں اور اس کا بھائی سب اس کی سزائے موت کا مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے, کیونکہ ایک شہر کے بعد دوسرا شہر, ایک ریاست کے بعد دوسری ریاست اور ایک خاندان کے بعد دوسرا خاندان, ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہر چند ہفتوں بعد کوئی نیا واقعہ سامنے آ جاتا ہے جو پورے معاشرے کو جھنجھوڑ دیتا ہے. سب سے پہلے چلتے ہیں جھارکھنڈ کے رانچی. 7 جولائی 2026 کو جھارکھنڈ کے رانچی سے بھی ایک لرزہ دینے والا واقعہ سامنے آیا. پولیس کے مطابق 29 سالہ سنجے لوہرا کو ان کی بیوی سبودھنی دیوی نے اپنے مبینہ عاشق رمن سیٹھ کے ساتھ مل کر قتل کرنے کی سازش رچی. پولیس کا کہنا ہے کہ قتل کے بعد لاش کا سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا. دھڑ کو جنگل میں جلا کر پھینک دیا گیا, جبکہ شناخت چھپانے کے لیے سر کو دوسری جگہ زمین میں دفن کر دیا گیا. بعد میں تکنیکی اور فورنزک شواہد کی مدد سے پولیس نے مقتول کی شناخت کی. دونوں ملزمان کو گرفتار کیا اور ان کی نشاندہی پر مقتول کا سر بھی برآمد کر لیا. پولیس کے مطابق مبینہ وجہ بیوی اور اس کے عاشق کا تعلق تھا. مقدمہ اس وقت عدالت میں زیر سماعت ہے. اب چلیے مدھیہ پردیش. اپریل 2026 میں مدھیہ پردیش کے دھار سے بھی ایک ایسا واقعہ سامنے آیا جس نے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا. پولیس کے مطابق 28 سالہ دیو کرشن پروہت کو ان کی بیوی پریانکا پروہت نے اپنے مبینہ عاشق کملیش پروہت کے ساتھ مل کر قتل کرانے کی سازش رچی. مقتول کی بہن کا الزام ہے کہ پریانکا اکثر اپنے شوہر کو اس کے رنگ پر تانے دیتی تھی اور کہتی تھی, تم کالے ہو, تم میرے لائق نہیں ہو, مجھے تم سے بہتر انسان ملنا چاہیے. پولیس کا کہنا ہے کہ واردات کی رات گھر کا دروازہ جان بوجھ کر کھلا چھوڑا گیا. ایک مبینہ کرائے کا قاتل اندر داخل ہوا اور سوتے ہوئے دیو کرشن پر دھاردار ہتھیار سے پے در پے وار کر کے انہیں قتل کر دیا. بعد میں پورے گھر کا سامان بکھیر کر واقعے کو ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی, لیکن بار بار بدلتے بیانات, گھر سے مبینہ طور پر لوٹا ہوا سامان برآمد ہونے اور موبائل فون کے تکنیکی شواہد نے پوری مبینہ سازش بے نقاب کر دی. پولیس نے پریانکا اور کملیش کو گرفتار کر لیا ہے, جبکہ مقدمہ اس وقت عدالت میں زیر سماعت ہے. یہاں ایک بات بہت غور طلب ہے, چاہے کشن گنج ہو, رانچی ہو یا مدھیہ پردیش, کئی مقدمات میں پولیس نے ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کیا. پہلے منصوبہ بندی, پھر شواہد مٹانے کی کوشش اور آخر میں حقیقت کو کسی اور شکل دینے کی کوشش. مئی 2026 میں آگرہ اتر پردیش سے ایک ایسا واقعہ سامنے آیا جس نے لوگوں کو خوفزدہ کر دیا. پولیس کے مطابق سریندر شرما کو ان کی اہلیہ روبی نے مبینہ طور پر قتل کرنے کے بعد لاش گھر کے باتھ روم میں دفن کر دی اور اوپر سے پلاسٹر اور ٹائلز لگوا دی تاکہ کسی کو شک نہ ہو. تقریباً 45 دن تک
वो शौहर के लापता होने का ड्रामा करती रही, पड़ोसियों के सामने रोती रही और पुलिस के साथ शौहर को ढूंढने का भी नाटक करती रही। बाद में मकतूल के भाई के शुबा पुलिस की तफ्तीश और शवाहिद की बुनियाद पर बाथरूम का फर्श तोड़ा गया तो लाश बरामद हुई। पुलिस ने रूबी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि यह भी तफ्तीश की जा रही है कि इस वारदात में कोई और शख्स भी शामिल था या नहीं। मुकदमा अदालती कार्रवाई के मराहिल से गुजर रहा है। अब उत्तर प्रदेश के फतेहपुर चलते हैं। 26 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जिसका इंकशाफ जुलाई के आगाज में हुआ। पुलिस के मुताबिक अवधेश उर्फ पवन को उनकी बीवी प्रीति उर्फ विनीता ने उस वक्त आग लगा दी जब वो नशे की हालत में घर में सो रहे थे। खातून ने इब्तिदा में दावा किया कि बीड़ी से आग लगने का हादसा पेश आया, लेकिन पुलिस की पूछगछ में मुबैना तौर पर इतराफ़ किया कि शौहर की मुसलसल शराबनोशी, मारपीट और रोज़ाना के झगड़े से तंग आकर उसने पहले बिस्तर पर मिट्टी का तेल छिड़का और फिर आग लगा दी। झुलसने के बाद अवधेश ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने खातून को गिरफ्तार करके कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मुकदमा अब अदालती कार्रवाई के मराहिल से गुजर रहा है। सोचिए, एक ही घर, एक ही कमरा, एक ही बिस्तर और फिर उसी जगह जिंदगी का चिराग बुझ जाता है। अब तक आपने सिक्के का एक पहलू देखा, अब दूसरा भी देखिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतें खराब हैं, बाज मर्दों की हालत भी तकलीफ देह है। अब दारुल हुकूमत दिल्ली की तरफ चलिए और देखिए शौहर के हाथों बीवी के कत्ल की खौफनाक वारदात। 26 जून 2026 को जुनूबी दिल्ली के संगम विहार में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक 33 साला कविता को उनके शौहर शुभम गहलोत ने घरेलू झगड़े के दौरान मुबैना तौर पर पिस्टल से 2 से 3 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक शादी को तकरीबन 1.5 साल हुआ था और दोनों काफ़ी अरसे से माशी तंगी और घरेलू तनाज़ुआत का सामना कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि एक मामूली कहासुनी अचानक खूरेज़ अंजाम तक पहुंच गई। वारदात के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया, ताहम पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी। मुकदमा अदालती कार्रवाई के मराहिल से गुजर रहा है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि मर्द मारा जा रहा है या औरत, हकीकत यह है कि दोनों मारे जा रहे हैं। इसलिए अगर कोई सिर्फ एक मर्द को या सिर्फ औरत को कसूरवार ठहराना चाहे तो वो तस्वीर का सिर्फ आधा हिस्सा देख रहा है। अब कर्नाटक के धारवाड़ का वाकया देखिए। 1 जुलाई 2026 को कर्नाटक के धारवाड़ में 29 साला परवीना की मौत ने इलाके को हिला कर रख दिया। पुलिस के मुताबिक शादी के बाद परवीना को मुसलसल जहेज के लिए हरासा किया जाता था, उसके वजन का मजाक उड़ाया जाता था और औलाद न होने पर उसे ताने दिए जाते थे। पुलिस का कहना है कि एक रोज़ शौहर ने अपने अहले खाना के साथ मिलकर मुबैना तौर पर उसका गला घोंट कर कत्ल कर दिया। तफ्तीश के बाद पुलिस ने शौहर समेत खानदान के 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा कत्ल और जहेज से मुतल्लिक दफात के तहत दर्ज है और इस वक्त अदालत में ज़ेर समाअत है। यहाँ भी एक औरत जान से गई और इल्ज़ाम उसके शौहर और ससुराल वालों पर लगा। अब बिहार के मुजफ्फरपुर का वाकया। 6 जुलाई 2026 को बिहार के मुजफ्फरपुर के राजेपुर थाना इलाके में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक रिंकू देवी अपने मायके आई हुई थी, जहां उनके शौहर मनोज कुमार भी साली की शादी में शिरकत के लिए पहुंचे थे। रात के वक्त दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ और पुलिस के मुताबिक सुबह सवेरे मनोज ने मुबैना तौर पर धारदार हथियार से रिंकू का गला घोंटकर कत्ल कर दिया। वारदात के बाद वो खिड़की तोड़कर मौके से फरार हो गया। मुकदमा अदालत में ज़ेर इल्तिवा है। और फिर अगर गुज़िश्ता 1 साल के सबसे हौलनाक मुकदमात में से किसी एक का नाम लिया जाए तो शायद बहुत से लोगों के जहन में फौरन मेरठ का ब्लू ड्रम केस आएगा। 18 मार्च 2025 को मेरठ उत्तर प्रदेश से एक ऐसा कत्ल सामने आया जिसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया था। पुलिस के मुताबिक सौरभ राजपूत को उनकी अहलिया मुस्कान रस्तोगी और उसके मुबैना आशिक साहिल शुक्ला ने मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया। पुलिस का इल्ज़ाम है कि कत्ल के बाद लाश के टुकड़े टुकड़े किए गए, उन्हें एक बड़े प्लास्टिक के नीले ड्रम में रखकर ऊपर से सीमेंट भर दिया गया ताकि किसी को लाश का सुराग न मिल सके। इस लर्जाखेज वारदात ने पूरे मुल्क में सनसनी फैला दी। पुलिस ने दोनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। चार्जशीट अदालत में पेश की जा चुकी है और मुकदमा इस वक्त ज़ेर समाअत है। अब एक लम्हे के लिए रुक कर इन तमाम वाक़यात को एक साथ देखिए। पुणे, मेघालय, किशनगंज, रांची, मध्य प्रदेश, श्रीगंगानगर, फतेहपुर, दिल्ली, धारवाड़, मुजफ्फरपुर, मेरठ, शहर अलग हैं
خاندان الگ ہیں، نام الگ ہیں، لیکن ہر کہانی کے بعد ایک ہی سوال ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، آخر ہمارے گھروں میں ایسا کیا بدل رہا ہے؟ آخر وہ کون سی دیوار گر رہی ہے جس پر شادی کی پوری بنیاد کھڑی تھی؟ آخر اعتماد کیوں ختم ہو رہا ہے؟ آخر برداشت کیوں کم ہوتی جا رہی ہے؟ اور آخر لوگ علیحدگی، مصالحت، خاندان یا قانون کے راستے پر چلنے کے بجائے بعض اوقات اتنا ہولناک جرم کرنے تک کیوں پہنچ جاتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب صرف کسی ایک FIR، کسی ایک پولیس پریس کانفرنس یا کسی ایک عدالت کے فیصلے میں نہیں ملیں گے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے معاشرے، اپنی نفسیات، اپنی خاندانی زندگی، اپنی ترجیحات اور بدلتے ہوئے سماجی رویوں کو سمجھنا ہوگا۔ اور اب ہم اسی اصل سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ آخر وہ وجوہات کیا ہیں جو بعض شادیوں کو محبت کے رشتے سے نکال کر نفرت، بے اعتمادی اور بعض اوقات قتل جیسے سنگین جرائم تک پہنچا دیتی ہیں۔ یہاں ایک بات بہت واضح کر دینی چاہیے، ہر قتل کی وجہ ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر گھر کی کہانی الگ ہوتی ہے، کسی ایک تحقیق سے تمام واقعات کی وضاحت نہیں کی جا سکتی، لیکن دنیا بھر میں خاندانی تعلقات، نفسیات اور جرائم پر ہونے والی تحقیقات کچھ ایسے ریزنز کی نشاندہی ضرور کرتی ہیں جو بہت سے مقدمات میں مشترک نظر آتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اکثر رشتے کسی ایک بڑے جھگڑے سے نہیں ٹوٹتے، بلکہ چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں، غلط فہمیاں اور خاموشیاں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ پہلے لوگ ایک دوسرے سے بات کرنا کم کر دیتے ہیں، پھر سننا چھوڑ دیتے ہیں اور آخر میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سوچئے، ایک ہی گھر میں رہنے والے دو لوگ مہینوں ایک دوسرے سے صرف ضرورت کی بات کریں، نہ دل کی بات ہو، نہ دکھ کا ذکر، نہ خوشی کا اظہار، ایسے میں فاصلہ صرف کمروں کا نہیں رہتا، دلوں کا بھی ہو جاتا ہے۔ دوسری اہم وجہ جذباتی تنہائی ہے۔ آج بہت سے لوگ مالی طور پر ایک ساتھ رہتے ہیں، لیکن جذباتی طور پر ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ گھر ایک ہے لیکن زندگی الگ الگ ہے۔ شوہر دفتر میں مصروف ہے، بیوی اپنی دنیا میں مصروف ہے، بچے موبائل پر ہیں اور کھانے کے میز پر بھی خاموشی چھائی ہوئی رہتی ہے۔ نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ انسان صرف روٹی، کپڑا اور مکان سے مطمئن نہیں ہوتا، اسے توجہ، عزت، احساس اور اپنائیت بھی چاہیے۔ جب یہ چیزیں مسلسل نہ ملیں تو رشتے کمزور ہونے لگتے ہیں۔ ایک اور اہم مسئلہ لمبے عرصے تک الگ رہنا بھی ہے۔ ہمارے ملک میں لاکھوں لوگ روزگار کے لیے دوسرے شہروں یا بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک مجبوری بھی ہے اور حقیقت بھی، لیکن اگر یہ دوری برسوں تک چلی جائے، رابطہ صرف پیسہ بھیجنے تک محدود ہو جائے اور میاں بیوی ایک دوسرے کی روزمرہ زندگی سے کٹ جائیں تو بہت سے مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ اسی لیے خاندانی تعلقات پر کام کرنے والے ماہرین ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ صرف مالی ذمہ داری پوری کرنا کافی نہیں، جذباتی، جسمانی اور جنسی موجودگی بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ اب آتے ہیں اس موضوع پر جس کا ذکر تقریباً ہر دوسرے مقدمے میں سننے کو ملتا ہے، غیر ازدواجی تعلقات، ایکسٹرا میریٹل افیئر، یعنی شوہر کے رہتے ہوئے دوسرے مرد سے تعلق یا بیوی کے رہتے ہوئے دوسری عورت سے تعلق۔ یہاں ایک بات بہت احتیاط سے سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر ایکسٹرا میریٹل افیئر قتل پر ختم نہیں ہوتا اور نہ ہر قتل کی وجہ ایکسٹرا میریٹل افیئر ہوتا ہے، لیکن مختلف تحقیقات یہ ضرور بتاتی ہیں کہ بعض مقدمات میں یہ ایک اہم عنصر کے طور پر سامنے آتا ہے۔ ماہرین اس کی کئی وجوہات بیان کرتے ہیں، کبھی میاں بیوی کے درمیان مسلسل جھگڑے، شوہر یا بیوی کی بے جا ضد اور انانیت، کبھی ایک دوسرے کو وقت نہ دینا، آفس سے گھر آنے کے بعد بھی بیوی بچوں کے بیچ موبائل فون میں گھسے رہنا، کبھی عزت اور توجہ کی کمی، کبھی سوشل میڈیا پر بننے والی نئی دوستی، کبھی دفتر میں کسی کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا، کبھی تنہائی، کبھی جذباتی یا جنسی کمزوری اور کبھی صرف ایک غلط فیصلہ۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کسی انسان کو اپنی شادی سے شکایت ہے تو کیا اس کے پاس قانونی راستہ موجود نہیں؟ کیا اگر رشتہ واقعی نبھانا ممکن نہیں رہا تو کیا علیحدگی کا راستہ موجود نہیں؟ آخر قتل کیوں؟ سازش کیوں؟ لاش چھپانے کی ہمیشہ ناکام ہونے والی بچکانہ اور بے وقوفانہ کوشش کیوں؟ یہیں آ کر معاملہ صرف ازدواجی اختلاف کا نہیں رہتا بلکہ کرائم کا بن جاتا ہے۔ ماہرین جرائم کہتے ہیں کہ ایسے مقدمات میں اکثر ایک چیز مشترک ہوتی ہے اور وہ ہے یہ غلط یقین کہ میں بچ جاؤں گا۔ کسی کو لگتا ہے کہ لاش چھپا دی جائے گی، کسی کو لگتا ہے کہ اسے حادثہ بنا دیا جائے گا، کسی کو یقین ہوتا ہے کہ موبائل فون مٹا دینے سے سب ختم ہو جائے گا، لیکن جدید تفتیش نے یہ سب بہت مشکل بنا دیا ہے۔ آج موبائل فون کی لوکیشن، کال ریکارڈ، CCTV فوٹیج، ڈیجیٹل ادائیگیاں، فورینزک سائنس، DNA اور الیکٹرانک شواہد بہت سی ایسی حقیقتیں سامنے لے آتے ہیں جو پہلے شاید کبھی سامنے نہ آتی۔ اس کے باوجود یہ سوال باقی رہتا ہے کہ آخر لوگ اتنا بڑا خطرہ مول لینے کے لیے تیار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کا ایک جواب
गुस्से और नफ्स पर काबू न रख पाना भी है। बाज़ कत्ल पहले से मंसूबा बंद नहीं होते, बल्कि अचानक गुस्से, शदीद झगड़े या जज्बाती बेकाबूपन में हो जाते हैं। बाद में इंसान खुद भी सोचता रह जाता है कि उसने क्या कर दिया। इसीलिए दुनिया भर में माहिरीन इज़्दिवाजी मुशावरत गुस्से पर काबू पाने की तरबियत और जहनी सेहत पर जोर देते हैं। एक और खामोश मसला सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप्स, हत्ता कि वैसे डेटिंग ऐप्स जो शादीशुदा जोड़ों के लिए खास हैं। ये नहीं कि सोशल मीडिया खुद जुर्म सिखाता है, लेकिन उसने गलत राब्ते के नए और आसान दरवाजे ज़रूर खोल दिए हैं। आज किसी अजनबी से दोस्ती करना पहले से कहीं आसान है, बातचीत छुपाना पहले से कहीं आसान है, दूसरी जिंदगी गुजारना पहले से कहीं आसान है, और यही आसानी बाज़ लोगों के लिए एक ख़तरनाक रास्ता बन जाती है। पहले नंबर पर तो हुकूमत को वैसे डेटिंग ऐप्स जो माहौल में सिर्फ गंदगी फैलाने और मियाँ बीवी के पाक रिश्ते को ख़राब करने का रास्ता देते हैं, उन पर मुकम्मल पाबंदी आयद करनी चाहिए। फिर एक और तब्दीली भी आई है। पहले ख़ानदानों का दायरा बड़ा होता था, बुज़ुर्ग मौजूद होते थे, कोई नाराज़ होता तो चचा समझा देते, कोई रिश्ता टूटने लगता तो वालिदैन या बुज़ुर्ग दरमियान में आ जाते और जोड़े उनकी बातों को मानते भी थे, इसलिए कि उनका मकसद ज़िंदगी गुजारना होता था। पहले जब बेटियां विदा होती थीं तो माँ बाप कहते थे कि अब तुम्हारा ठिकाना तुम्हारा ससुराल है, अब वहीं तुम्हें आखिरी सांस लेनी है। लेकिन आज की कुछ माएँ बेटियों को ससुराल तो भेज देती हैं, लेकिन फ़ोन के ज़रिए वो भी वहाँ दिन भर घुसी रहती हैं, और पूरे दिन का जायज़ा लेना, दिन भर की चुगली बेटी से सुनना उनका शेवा हो गया है। बात कड़वी है, लेकिन ये हकीकत है कि ऐसी माएँ जो बेटी के ससुराल में बेजा मुदाखलत करती हैं, वो अपनी बेटी का रिश्ता ख़त्म करवा कर ही दम लेती हैं। आज बहुत से जोड़े अकेले रहते हैं, न कोई समझाने वाला, न कोई मीडिएटर, न कोई ऐसा शख्स जो वक्त पर दोनों को एक मेज़ पर बैठा सके। नतीजा ये कि छोटा इख्तिलाफ भी बाज़ औक़ात बड़ा बहरान बन जाता है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, दुनिया में लाखों बल्कि करोड़ों शादियाँ ऐसी भी हैं जो एहतराम, मोहब्बत, बर्दाश्त और एतमाद के साथ कामयाबी से चल रही हैं। खबरों में सिर्फ वो रिश्ते आते हैं जो टूट जाते हैं। जो रिश्ते खामोशी से खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो कभी सुर्खी नहीं बनते। इसीलिए हमें सिर्फ खौफ पैदा नहीं करना, बल्कि ये भी समझना है कि मसला कहाँ पैदा हो रहा है और इसका हल क्या हो सकता है। और यही वो मकाम है जहाँ हमें अपने मुआशरे, अपने ख़ानदानी तरबियत और अपनी दीनी और अखलाकी उसूलों की तरफ भी देखना होगा। अब सवाल ये है कि सूरत हाल का हल क्या है। क्या हम सिर्फ हर नए कत्ल पर अफसोस करें, चंद दिन बहस करें, फिर अगले वाक़े का इंतज़ार करें, या फिर रुक कर ये सोचें कि आखिर वो बुनियाद कहाँ कमज़ोर हुई जहाँ से ये सब शुरू हुआ। हकीकत यह है कि किसी भी मुआशरे की ताकत सिर्फ उसकी मईशत, उसकी सड़कों या उसकी बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं नापी जाती। किसी भी कौम की असल ताकत उसके घर होते हैं। अगर घर महफूज हों, ख़ानदान मजबूत हों और मियाँ बीवी के दरमियान एतमाद मौजूद हो तो पूरा मुआशरा मजबूत होता है। लेकिन जब घर ही खौफ की अलामत बन जाएं तो उसका असर आने वाली नस्लों तक पहुँचता है। आज हमें यह मानना होगा कि शादी सिर्फ एक तकरीब नहीं है, सिर्फ चंद तस्वीरें खिंचवा लेने, महंगे कपड़े पहन लेने या हज़ारों मेहमान बुला लेने से एक कामयाब शादी नहीं बनती। असल शादी उस दिन शुरू होती है जब दोनों एक ही छत के नीचे अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। वहाँ हर दिन एक इम्तिहान होता है, कभी बर्दाश्त का, कभी कुर्बानी का, कभी खामोश रहने का और कभी अपने गुस्से पर काबू पाने का। अगर हर इख्तिलाफ को अना का मसला बना लिया जाए तो फिर मोहब्बत ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। इसीलिए निकाह को सिर्फ एक कानूनी मुआहदा नहीं बल्कि रहमत, सुकून और जिम्मेदारी का रिश्ता बनाया गया है। इस रिश्ते की बुनियाद ये है कि दोनों एक दूसरे के लिए पनाह बने, एक दूसरे की इज्जत की हिफाजत करें, एक दूसरे की कमज़ोरियों को दुनिया के सामने तमाशा न बनाएं और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हाथ छोड़ने के बजाय उसे मजबूती से थामें। मियाँ बीवी का ताल्लुक़ सिर्फ जिस्मानी या माली ताल्लुक़ नहीं होता, ये जज्बाती ताल्लुक़ भी है। एक दूसरे को वक्त देना, एक दूसरे की बात सुनना, एक दूसरे के दुख को समझना, एक दूसरे की थकन को महसूस करना, ये सब इसी रिश्ते का हिस्सा है। हमारे बुजुर्ग भी हमेशा यही कहते आए हैं कि अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बैठकर दिल की बात करते रहें तो बहुत से बड़े झगड़े पैदा ही नहीं होते। बिला ज़रूरत मियाँ बीवी को तवील अरसे तक एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहिए। माहिरीन ने बाज़ कानूनी मबाहिस में तकरीबन 4 माह की मुद्दत का जिक्र किया है ताकि इज़्दिवाजी हुकूक मुतासिर न हो। इसका मकसद कोई सख्त और हर हाल में लागू होने वाला उसूल बनाना नहीं बल्कि ये समझाना है कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी, मैरिटल लाइफ सिर्फ खर्च भेज देने या माली जिम्मेदारी पूरी कर देने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की मौजूदगी, सोहबत और जज्बाती और जिस्मानी ताउन भी
इस रिश्ते का बुनियादी हक है। आज हमारे मुआशरे में हज़ारों लोग रोज़गार की मजबूरी में दूर रहते हैं, यह हकीकत है, लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो इस दूरी को मुस्तकिल ज़िंदगी न बनने दिया जाए। सिर्फ पैसे भेज देने से ख़ानदान नहीं चलते, बच्चों को बाप की ज़रूरत होती है, बीवी को शौहर की ज़रूरत होती है, और शौहर को भी एक ऐसे घर की ज़रूरत होती है जहाँ उसे सुकून मिले। एक और बात जिस पर हमें संजीदगी से गौर करना चाहिए वो ये है कि अगर किसी शादी में वाकई मसाइल पैदा हो जाएं तो उनका हल क्या है? क्या हर इख्तिलाफ का जवाब तशद्दुद है? क्या हर बेएतमादी का जवाब कत्ल है? क्या हर नाकाम शादी का अंजाम कब्रिस्तान या शमशान होना चाहिए? हरगिज़ नहीं। ज़रा उन बच्चों के बारे में सोचिए जिनके वालिदैन में से एक कत्ल हो जाए और दूसरे पर कत्ल का इल्ज़ाम लग जाए। वो बच्चा किसके साथ ज़िंदगी गुजारेगा? उसे अपने बाप की याद आएगी या अपनी माँ की? उसे क्या जवाब दिया जाएगा जब वो पूछेगा कि मेरे घर के साथ ऐसा क्यों हुआ? ये ज़ख्म सिर्फ एक नस्ल तक महदूद नहीं रहते बल्कि आने वाली नस्लों तक मुंतकिल होते हैं। एक और पहलू भी बहुत अहम है। आजकल सोशल मीडिया पर जब भी ऐसा कोई वाक़या आता है तो फ़ौरन मर्द और औरत की जंग शुरू हो जाती है। एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि तमाम मर्द जालिम हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि तमाम औरतें बेवफा हैं। लेकिन क्या ये इंसाफ है? हरगिज़ नहीं। हकीकत यह है कि जुर्म का कोई जिन्स नहीं होता। कातिल मर्द भी हो सकता है, कातिल औरत भी हो सकती है, मजलूम शौहर भी हो सकता है, मजलूम बीवी भी हो सकती है। इसलिए इंसाफ का मेयार हमेशा एक होना चाहिए। न किसी औरत को सिर्फ औरत होने की वजह से मुजरिम समझा जाए, न किसी मर्द को सिर्फ मर्द होने की वजह से कसूरवार करार दिया जाए। हर मुकदमा अपने शवाहिद पर फैसला मांगता है, जज्बात पर नहीं। और शायद यही वो सबक है जो हमें इन तमाम वाक़यात से सीखना चाहिए। हमें अपने बच्चों को सिर्फ अच्छी तालीम नहीं देनी बल्कि अच्छे ताल्लुकात निभाना भी सिखाना होगा। उन्हें यह सिखाना होगा कि इख्तिलाफ ज़िंदगी का हिस्सा है, गुस्सा आना फितरी है, राय मुख्तलिफ होना मामूल की बात है, लेकिन तशद्दुद कभी हल नहीं होता, धोखा कभी हल नहीं होता, और कत्ल तो किसी भी हाल में हल नहीं हो सकता। कोई नौजवान लड़का या लड़की ये तज्जिया देख रहा है तो मैं उससे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि शादी सिर्फ मोहब्बत से नहीं चलती बल्कि जिम्मेदारी, बर्दाश्त, सच्चाई और एतमाद से चलती है। और अगर कोई वालिदैन ये वीडियो देख रहे हैं तो वो अपने बच्चों की शादी सिर्फ दौलत, नौकरी या ज़ाहिरी हैसियत देख कर न करें बल्कि उनके मिजाज, किरदार, बर्दाश्त और ज़िम्मेदारी के एहसास को भी अहमियत दें, क्योंकि एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा शरीक हयात बन सकता है। आखिर में सिर्फ एक बात, पिछले चंद महीनों में सामने आने वाले ये तमाम वाक़यात यकीनन परेशान करने वाले हैं, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि लाखों ख़ानदान आज भी मोहब्बत, इज़्ज़त और एतमाद के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो कभी ख़बरों का हिस्सा नहीं बनते, क्योंकि ख़बर हमेशा हादसा बनती है, मामूल नहीं। इसलिए हमें शादी से डरने की ज़रूरत नहीं बल्कि शादी के रिश्ते को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। इसलिए आइए हम नफ़रत के बजाय गुफ्तगू को, इंतकाम के बजाय कानून को, तशद्दुद के बजाय सब्र को और धोखे के बजाय एतमाद को इख्तियार करें, क्योंकि शादी सिर्फ एक छत के नीचे रहने का नाम नहीं, शादी उस वादे का नाम है जिसे दो इंसान हर सुबह नए सिरे से निभाने का फैसला करते हैं। और जब ये फैसला सच्चाई, वफादारी, रहम और जिम्मेदारी के साथ किया जाए तभी एक मजबूत ख़ानदान बनता है, और मजबूत ख़ानदान ही एक मजबूत मुआशरे की बुनियाद होते हैं। शुक्रिया।